हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अब जैसा कि आपको पता है, नॉर्थ इंडिया में ठंड बढ़ चुकी है। नॉर्थ इंडिया क्या, सेंट्रल इंडिया में भी ठंड बढ़ चुकी है ऑलमोस्ट। ज़्यादातर जो मैदानी इलाके हैं उसमें तो ठंड बढ़ ही चुकी है, और ठंड बढ़ने की वजह से हमारी जो सोने की इच्छा है वो भी बढ़ चुकी है। यानी एक बार ठंड आ गई और ठंड में आपने गर्म चादर या कंबल, ब्लैंकेट, रजाई ओढ़ना स्टार्ट कर दिया तो बस समझो कि सुबह उठने का बाजा बजने वाला है। ऐसे में थोड़ा चालाकी से काम करना पड़ेगा, थोड़ा चालाकी से काम करना पड़ेगा। थोड़ा सा नींद के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मतलब थोड़ा अपने आप को कुछ ऐसा प्रिपेयर करना पड़ेगा कि नींद के साथ लड़ाई लड़ पाए। कई बुक्स में अलग अलग तरीके दिए होते हैं लड़ने के नींद से, लेकिन मतलब ऐसा कुछ फिक्स्ड तरीका नहीं होता। सबके लिए अलग अलग काम करता है ना। जैसे मेरे लिए, मुझे याद है काम क्या करता था, अभी भी काम करता है कि मैंने अपने दिमाग को कुछ ऐसा ट्रेन किया हुआ है कि मुझे अलार्म के, यानी कि घड़ी के अलार्म के साउंड से नफरत है। मैंने अपने आप को ये बोला हुआ है, आई हेट अलार्म साउंड। नॉर्मली अलार्म भी ऐसे आवाज का लगाना चाहिए, यानी घड़ी है तो घड़ी में, मोबाइल है तो मोबाइल में भी साउंड ऐसा सेलेक्ट करो जो बहुत ही चुभने वाला और इरिटेटिंग हो। घड़ी को और मोबाइल को थोड़ा दूर रखो और अपने आप को रात से ट्रेंड ऐसे करो, मतलब अपने आप को बोलते चलो कि अलार्म बजने नहीं देंगे, बहुत ही इरिटेटिंग होता है, बजने नहीं देंगे। ऐसा सिचुएशन धीरे धीरे आपकी लाइफ में 2-3 दिन में ही आ जाएगा कि आप अपने माइंड को बोलेंगे कि सुबह अलार्म नहीं बजने देंगे, मतलब अलार्म बजने से पहले उठेंगे और अलार्म को आराम से बंद करेंगे। तो फिर अगर ऐसा ट्रेनिंग करा, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अलार्म बंद करने के लिए उठते हैं, बंद करते हैं, फिर सो जाते हैं, ठीक है ना। उस समय थोड़ा विल पावर की जरूरत है। दूसरा जो तुरंत आप स्टेप ले सकते हो वो ये है कि उठते ही अपना बेड समेट दो, उठते ही बेड समेट दो। अब बेड समेटें कैसे सर, बेड तो हमारे घर में फिक्स है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसा कर दो कि उसमें सोने की इच्छा आपकी खत्म हो जाए, यानी कि उसमें आप चादर उसका झाड़ दो, या उसमें जो कंबल है उसको तुरंत फोल्ड कर दो, या फिर उसका जो जो उसका गद्दा है उसको आप टेढ़ा कर दो, उसको आप पलट दो, आधा गद्दा पलट दो। अगर कॉटन का या रुई का गद्दा है जो मुड़ सकता है तो आधा पलट दो। अगर वैसे वाले स्प्रिंग वेल और ये कंपनी वाले गद्दे हैं वो तो मुड़ते नहीं है, तो उनको आप खड़ा कर दो। ऐसे कुछ, मतलब दिमाग लगाइए तो कुछ ना कुछ तरीका जरूर निकलेगा। और ड्रास्टिक मेजर्स लीजिए, जैसे ही आप करेंगे वैसे ही आपके अंदर एक जिद सी जग जाएगी, आपको एक कमिटमेंट फील होगा कि भाई ये तो हमने करा ना, मतलब अब हम उठ गए। तुरंत ही अपने, मतलब एक नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए। जैसे मेरे साथ नेक्स्ट एक्शन ये है, एक तो मुझे अलार्म से नफरत है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम अलार्म बजने के 2-3 मिनट के पहले ही मेरी नींद अपने आप खुलती है और मैं उठ के आराम से, क्योंकि मेरा मोबाइल या घड़ी दूर है, तो मैं उठ के जाता हूं और उसके बाद अलार्म बंद करता हूं। तो इतना चल के जाने में, या एक बार भी अलार्म बजेगा तो मेरा दिमाग एकदम नोटिस करता है, यार अलार्म बज रहा है, इसको बंद करना है। तुरंत उठ के जाता हूं और उसको बंद कर देता हूं। इतने में थोड़ा सा आप उठ गए हैं, फिर टॉयलेट वॉयलेट हो जाइए, फिर एक इच्छा जगेगी कि आज सो लेते हैं, आज यार कोई काम नहीं है, सुबह थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप कोई एक ऐसा इवेंट पकड़ लीजिए जो आपको उठाने के लिए जरूरी हो। जैसे आप बेड समेट दीजिए, एक तरीका। दूसरा है कि अगर आप, जैसे मैं ब्रश करता हूं, तो जैसे ही ब्रश करता हूं वैसे ही मेरा दिमाग एकदम ओपन हो जाता है। आप टूथपेस्ट खरीद लीजिए, अच्छा एक टूथब्रश खरीद लीजिए और ब्रश कीजिए,
तो ब्रश करते ही आप मतलब एकदम ऐसे लिथार्जिक नहीं, कुछ लोग तो मैंने देखा है 3 घंटे तक ब्रश ही करते हैं, सोते रहते हैं, आंख बंद कर लिया 3 घंटे, जब तक दांत बाहर नहीं आ रहे ब्रश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी बहुत एक्सर्शन वाला काम नहीं कीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत वॉक करने जा सकते हैं कि थोड़ा सा पैदल चल ले, लेकिन एक्सर्ट मत कीजिए, क्योंकि आप अगर वॉक बहुत तेज भाग भाग के आएंगे या आप बहुत सारा एक्सर्ट करके आएंगे कि आपने बोला सर 50 बार मैं सीढ़ी चढ़ लेता हूँ उतर लेता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जग गया। हाँ, लेकिन जैसे ही बैठोगे फिर नींद आने लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी थक गई, आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है और रात भर से तुमने कुछ खाया नहीं, सुबह आपको भूख लगी। ठीक है, और सुबह जरूर कुछ खा लो। सुबह या तो कोई फ्रूट खाओ या मिल्क दो, या जैसा भी आपकी रूटीन। तो आपको फ्रूट्स नॉर्मली सुबह खा लेना चाहिए, एक दो कोई फ्रूट, क्योंकि आपका बॉडी भूखा होता है सुबह तक, रात में 8-9 घंटे से भूखा है, तो उसको ना एनर्जी नहीं मिलती है। सुबह कुछ खाना चाहिए, लाइट खाओ लेकिन कुछ खाओ, नॉर्मली बिस्किट या मैदा नहीं खाओ। थोड़ा सा ट्रिक करो, थोड़ा दिमाग को ट्रिक करो, थोड़ा अपने आप को ट्रिक करो, तभी काम चलेगा। चलिए, आज थोड़ा सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट करते, थोड़ा धीरे चलना आज, है ना, घबराना नहीं है। आज में हम लोग दो दो अप्रोच सीखेंगे एनर्जी के, और सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अब सेल्फ एनर्जी के कॉन्सेप्ट में सेल्फ एनर्जी बोलते क्यों हैं उसको समझ लो। अगर मान लीजिए किसी सिस्टम को हमने चार्ज दिया, तो जब हम सिस्टम को चार्ज दे रहे होंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हमने ये लिया चार्ज और दे दिया। क्या होता है कि कोई भी चार्ज में, जैसे हमने बोला हमने 1 कूलम चार्ज एक ऑब्जेक्ट को दे दिया या 1 माइक्रो कूलम चार्ज दे दिया, तो भी उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 या 13 इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होंगे। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को एक चार्ज दे रहे हैं तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स या बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल वो उसको दे रहे हैं या निकाल रहे हैं, तो भी ऐसे ही। तो होता क्या है कि जब आप चार्ज देते हैं या चार्ज निकालते हैं तो चार्ज का एक एक पार्टिकल अपने अपने हिसाब से एक एनर्जी सिस्टम को देता है। कैसे देता है वो समझो। मान लीजिए किसी एक स्फीयर को मैं 50,000 इलेक्ट्रॉन देके चार्ज करना चाहता हूं और वो सारे इलेक्ट्रॉन मेरे पास इंफिनिटी पे पड़े हुए। मैंने पहला इलेक्ट्रॉन लाया और एक स्फीयर है, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग कोई भी, हमने मान लीजिए नॉन कंडक्टिंग ले लिया, नॉन कंडक्टिंग मतलब कोई लकड़ी का स्फीयर ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन लाके उस स्फीयर के सरफेस पे चिपका दिया। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन मेरे दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पहुंच चुका है स्फीयर के सरफेस पे। तो फिर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लाके उसके सरफेस पे रखेंगे तो पहला इलेक्ट्रॉन जो पहले से ही वहां है वो रिपल्शन करेगा, तो हमको जबरदस्ती लाना पड़ेगा, यानी कि अंदर लाने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है और फोर्स लगा के डिस्प्लेस करना पड़ रहा है, यानी कि मैंने एक पॉजिटिव वर्क किया। तो मैंने सेकेंड इलेक्ट्रॉन को सरफेस पे लाने के लिए जितना भी पॉजिटिव वर्क किया वो मेरा वर्क सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के नाम से स्टोर हो जाए। और तीसरा इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो पहले दो इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल करेंगे। पहले दो इलेक्ट्रॉन्स जब रिपेल करेंगे तो फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से थर्ड इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगे। तो आपको सेंस समझ में आ रहा है कि सर तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन को लाने में तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ जी। तो क्या हर बार हम एक ही एनर्जी से सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेके आ रहे हैं? आप बोलेंगे नहीं, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा अमाउंट ऑफ एनर्जी फर्दर स्पेंट भी बढ़ता जाएगा। तो हर बार जब हम एनर्जी देके सिस्टम को चार्ज करेंगे तो वो एनर्जी जाएगी कहां? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में। तो जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी उसको हम सिस्टम की सेल्फ एनर्जी कहेंगे। ये किसी और के साथ इंटरेक्शन एनर्जी नहीं है, ये इसको चार्ज करने की एनर्जी है। इसका मतलब है किसी सिस्टम पे इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, हमने मान लिया, और इनफाइनाइट से चार्ज लाके किसी सिस्टम में किसी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में रखोगे तो वो सिस्टम की सेल्फ एनर्जी हो, सेल्फ एनर्जी।
तो ये तो एक सिचुएशन हुआ सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट। लेकिन कोई अगर आपसे ये पूछे कि सर ये जो एनर्जी, कोई भी एनर्जी आप बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी है, होती कहां है, रहती कहां है, स्टोर कहां होती है, तो उसका जवाब ये है कि जहां पर सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां पे एनर्जी स्टोर होती है। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी समझो। मान लीजिए किसी जगह पर एक रूम में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला चार्ज नहीं दिख रहा। तो हमने कहा वो चार्ज को, जो अरेंजमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उस चार्ज को रखने के लिए मैंने कुछ एनर्जी स्पेंड की होगी, वो सिस्टम की सेल्फ एनर्जी है। लेकिन वो सेल्फ एनर्जी स्टोर होगी कहां? तो वो जो चार्ज हमने अरेंज किया है, जैसे मैंने एक स्फीयर पे चार्ज अरेंज किया, स्फीयर पे 50,000 इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली चिपका दिए, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। अगर किसी सिस्टम में चार्ज लगा देने से, इलेक्ट्रॉन्स की जगह अब मैं थोड़ा पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो आपके पास दो सिचुएशन समझ में आई क्या? किसी सिस्टम में चार्ज अरेंज करने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो सिस्टम की कंस्ट्रक्शन की एनर्जी या सिस्टम की सेल्फ एनर्जी। दूसरा, अभी बाकी बातें करेंगे भाई, बात इधर उधर की बातें नहीं करो। दूसरा, ये एनर्जी जो सेल्फ एनर्जी है स्टोर कहां होगी? आपको बोलना है कोई भी एनर्जी, सेल्फ एनर्जी हो या दो लोगों की म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी हो, वो स्टोर होगी किसी फील्ड में, वो स्टोर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी चार्ज की वजह से बन रहा होगा। तो दो चीजें मैंने आपको अभी तक बताने की कोशिश। पहले चलिए, पहले हेडिंग लिख दीजिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखना है? पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम बोलते हैं दो चार्ज के बीच की एनर्जी के Q1 Q2 बाय R है, मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, तो वो एनर्जी स्टोर है कहां? तो आप बोलेंगे कोई भी एनर्जी स्टोर होती है सिस्टम की पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, डेंसिटी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वॉल्यूम इज गिवन बाय। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन हम नहीं करते, इसको बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम या फिर एनर्जी डेंसिटी। और इसमें E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मौज आएगी, रुक जाओ यार। देखो एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा नहीं पढ़ना है। एक बच्चा कह रहा सर मौज नहीं आ रही, रुक जाओ बे। मौज लेने के लिए नहीं, मजे लेने नहीं आए। दूसरी बात है, अभी मजे आएंगे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे और आपको दो तीन तरीके से एक ही सवाल को अप्रोच करना मैं सिखाऊंगा, तो आपको ना इमेजिन हो जाएगा। जब इमेजिन होने लगेगा तो एक टकाक से लाइन में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो पहले कहानी तो सीख लो, कहानी सीखने से पहले नहीं भागो, ठीक है? कुछ लोगों को कहानियां पता होंगी तो वो लोग जल्दी कर लेंगे, कुछ लोगों को नहीं पता होंगी तो सबको मौका दो ना। 1/2 एप्सिलॉन नॉट E। ऐसा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटिज्म में भी होता है, उसका फॉर्मूला भी होता है इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब भी हम ये वाली बात कर लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में यही एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हाफ स्क्वायर बाय म्यू नॉट। वहां पे एप्सिलॉन नॉट ऊपर है, यहां म्यू नॉट नीचे है। वहां पे परमिटिविटी बोलते हैं, इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। ये मीडियम की परमिटिविटी है, अगर वैक्यूम है तो वैक्यूम, मीडियम है तो मीडियम। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो के से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब एनर्जी स्टोर्ड का जो फॉर्मूला है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल एनर्जी स्टोर आ जाएगा। टोटल एनर्जी stored in a given volume। क्वेश्चन समझना, इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन हमारे पास है, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। एक दो सिचुएशन हम एक दो सवाल करके देखते हैं कि क्या हम लोग इसमें एनर्जी का इक्वेशन बना सकते हैं। ध्यान से देखते जाना, मैं एक दो एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास, ये कैपेसिटेंस में भी पढ़ेंगे, मान लीजिए हमारे पास दो प्लेट्स है, एक प्लेट पर चार्ज Q1 और दूसरे प्लेट पर चार्ज Q2 है। प्लेट का एरिया A और प्लेट के बीच का सेपरेशन D है। क्वेश्चन पूछा फाइंड एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स। आपको टोटल एनर्जी नहीं निकाली, केवल यहां पे कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ये बतानी है। बिटवीन द प्लेट्स इतनी जगह पर कितनी एनर्जी स्टोर है। आपने बोला कि ये जगह पर जब एनर्जी स्टोर होती है तो वॉल्यूम के हिसाब से हमको एनर्जी पूछी है कि इतने स्पेस की एनर्जी बताइए। तो जिस स्पेस में एनर्जी पूछी है उस स्पेस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो मैं इस फॉर्मूले को पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी के फॉर्मूले को वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेट कर दूंगा। तो बताइए जरा ध्यान से देख के कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स होता है कि नहीं। आपने बोला हां जी होता है, बिल्कुल होता है। दूसरा, सिग्मा का वैल्यू ऐसा हो जाएगा, ये लिखना था, ऐसा हो जाएगा सिग्मा का वैल्यू। बोले ये क्लियर नहीं हुआ, कैसे हुआ? तो मैंने आपको एक बार सिखाया था कि जब दो प्लेट पैरेलल हो या तीन प्लेट पैरेलल हो तो बाहर बाहर के सरफेस पे टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 और टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो अंदर के सरफेस पे Q1 में से ये चार्ज माइनस कर देंगे तो Q1 माइनस Q2 बाय 2 आ जाएगा, और इधर के सरफेस में Q2 माइनस Q1 बाय 2 आ जाएगा। तो क्या ये चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है? हाँ जी। अगर चार्ज हमें पता चल गया तो चार्ज को एरिया से डिवाइड करेंगे तो सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे तो फील्ड आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आया Q1 माइनस Q2 अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हम एनर्जी स्टोर्ड निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के बाद। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, लेकिन ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैंने सोचा कि इसको डायरेक्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक जैसा है तो सब जगह फील्ड का जो डेंसिटी है, मतलब एनर्जी डेंसिटी सेम है, और कांस्टेंट डेंसिटी के केस में डायरेक्ट टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिख दिया, ये डिस्टेंस d है और एरिया a है, तो यहां पे जो वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है वो a इंटू डी हो रहा है। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, क्यूबॉइड जैसा है, a से a कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, 4 बाहर चला गया तो आ गया 1/8 Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इंटू a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ये एनर्जी स्टोर्ड आ गया भाई। चाहो तो यहां दोबारा लिख लेता हूं, एनर्जी स्टोर्ड का वैल्यू 1/8 Q1 माइनस Q2 अपॉन होल स्क्वायर a एप्सिलॉन नॉट डी। y2a नहीं, चार्ज का वैल्यू Q1 माइनस Q2 बाई 2 है, तो जो वैल्यू है
उसको ए से डिवाइड करेंगे तो सिग्मा आएगा। बाई 2a नहीं है, बाई ए ही है, बाई 2a नहीं, बाई ए है। चार्ज में 2 आ रहा है डिनोमिनेटर में, थोड़ा दिमाग लगाओ भाई। एक यूजुअल रिस्पेक्ट सॉरी क्या रिक्वेस्ट आ गई, सर प्लीज रिपीट। ये वाला स्टेटमेंट से मैं बड़ा सेटिस्फाइड रहता। जैसे ही कहानी खत्म होती है उसके बाद कोई ना कोई लिख दे सर रिपीट। फिर एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ये a इंटू डी से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम। अरे भाई कोई चीज पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास है और उससे टोटल, जैसे अगर मास डेंसिटी पता है और मास निकालना है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अगर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया और पूरा चार्ज निकालना है तो क्या करोगे, तो मल्टीप्लाई। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है तो कैसे टोटल एनर्जी निकालोगे। क्या क्वेश्चन है, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स। आदर्श कह रहे हैं सर Q1 माइनस Q2 समझा दो। सर ये तो Q बाई 2C, हाँ कैपेसिटेंस में आएगा, ये Q बाई 2C जैसा हो गया, Q स्क्वायर बाई 2C कैपेसिटेंस जैसा ही है, ये Q है। लेकिन ये मैं नहीं समझाऊंगा भाई। चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई 2 इधर इधर होता है और आप लोग आलसी हो गए हैं। जब मैंने बोला कि इधर वाले सरफेस पे टोटल चार्ज बाई 2 है और इधर वाले सरफेस पे भी टोटल चार्ज बाई 2 है, तो एक प्रॉब्लम है, आप ये याद ही नहीं कर पा रहे कि ये बाहर बाहर वाले सरफेस पे टोटल चार्ज बाई 2 है। अब आप कहेंगे सर मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि टोटल चार्ज बाई 2 कैसे आया, हम तो ये पूछ रहे हैं कि यहां Q1 माइनस Q2 बाई 2 कैसे आया। तो आलसी नंबर 1, ये देखो कि चार्ज Q1 था टोटल प्लेट पे, उसके एक सरफेस पे है Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो दूसरे सरफेस पे कितना बचेगा। अरे भाई मान लो ये चार्ज 10 है और इधर के सरफेस पे 4 दिख रहा है, तो 10 में से 4 इधर दिख रहा है, तो इधर कितना निकालेंगे, तो तुम कहोगे यार 10 से ही तो दोनों चार्ज बने, माइनस करो। अब देखो इसको कैसे माइनस करते हैं, 2 का एलसीएम हो गया, यहां लिख दिया 2Q1, फिर माइनस Q1, फिर वहां पे माइनस Q2। अब ये Q1 से 2Q1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो Q1 माइनस Q2 बाई 2 आ गया। बकवास सवाल पूछोगे डांट दिए जाओगे। देखिए आपने कहा सर ये तो मामला ठीक है, में कहां दिक्कत है, ये तो समझ गए कि हाँ भाई एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट टी स्क्वायर है। लेकिन हमको ये चमकेगा कैसे कि सवाल में ये फॉर्मूला लगाना है या कोई और फॉर्मूला लगाना है, एनर्जी के तो तमाम फॉर्मूले देख लिए। ध्यान से देखो तो एनर्जी का अभी तक एक ही फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, वो था कि जब आपको किसी की एनर्जी निकालनी थी तो 2 पॉइंट चार्ज होते थे तो Q1 Q2 बाई R, अगर बहुत सारे पॉइंट चार्ज होते तो सबके पेयर को ऐड कर देते थे। 2 पॉइंट चार्ज थे तो Q1 Q2 बाई R, और बहुत सारे पॉइंट चार्ज थे तो सबके पेयर को ऐड कर देते थे। और अगर कोई बड़े ऑब्जेक्ट के सामने एक पॉइंट चार्ज होता था तो बड़े ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल निकाल के पॉइंट चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते थे। इतने 3 तरीके से हमने एनर्जी निकाली। लेकिन इस सारे सवालों में हमेशा 2 ऑब्जेक्ट होते थे, उसको बोलते थे इंटरैक्शन एनर्जी। इन सारे सवालों में इलेक्ट्रिक फील्ड का कभी जिक्र नहीं किया और ना ही किसी स्पेस का जिक्र किया। यह नहीं पूछा इतनी जगह पर एनर्जी बताओ, इस प्लेस में कितनी एनर्जी स्टोर है, यहां पे कितनी एनर्जी स्टोर है, स्फीयर के बाहर कितनी एनर्जी स्टोर है, प्लेट के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर है। थोड़ा दिमाग लगाओ यार, हर सवाल की लैंग्वेज में डिफरेंस है। अगर मान लीजिए इस सवाल में यह लिखा है कि 2 प्लेट के बीच की एनर्जी स्टोर्ड बताओ, तो यहां पे हमको दे दिया ना कि भाई इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है। तो जब भी स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का सवाल आ जाए तो आप समझ जाइए कि 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वाले फॉर्मूले का यूज हो सकता है। हालांकि हम प्रैक्टिस करके कुछ स्पेशल केसेस ऑलरेडी आज पढ़ लेंगे जिनके डायरेक्ट रिजल्ट हमको काम करेंगे। देखिए आगे क्या लिखा, अगर एक और एग्जाम्पल करते हैं।
एक और एग्जाम्पल। हाँ, एक ये एक सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर है डेंसिटी रो का। इसके अंदर एक कैविटी जिसका रेडियस आर है और कैविटी के सेंटर से स्फीयर के सेंटर का डिस्टेंस ए है। अ कैविटी is cut in the sphere, radius of cavity is r, c1 to c2 is a. Find total energy stored in the cavity. देखें कौन कर पाता है। अजीत कुमार बड़े टेंशन में कह रहे हैं कि कल की मीटिंग का सर बताओ, ये पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, सिलेक्शन तो जब होगा तब होगा, मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीटिंग हुई ही नहीं कल, नहीं तो मैं रात को ही आपको मैसेज कर देता। मीटिंग हुई नहीं, आज शायद दिन में 2 बजे के आसपास होगी, 1 से 2 के बीच में। उसमें यही डिस्कशन का पॉइंट शायद रहेगा कि दोनों बैच मर्ज हो रहे हैं कि क्या हो रहे हैं। वो आप लोगों को आइडिया है, कई लोग मैसेज डाल रहे हैं, लेकिन जब तक मीटिंग नहीं हो जाती है मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो आई रिस्पेक्टफुली डिनाई ऑल चार्जेस। क्या कहते हैं उसको, आई कैन नॉट डिनाई और कंफर्म एनीथिंग दैट यू आर सेइंग। हाँ बहुत बढ़िया। इफ्तिकार अंसारी ने बोला सर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी पता रहता है। अब ये कैविटी सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो के अंदर है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है। क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है? तो आपको पता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड सचमुच यूनिफॉर्म है। आदिल अली, नहीं भाई गड़बड़ कर दिए, थोड़ा और ध्यान दो। केवल मुझे कैविटी के अंदर का एनर्जी निकालना है, कैविटी के अंदर का एनर्जी निकालना है, तो कैविटी के अंदर के वॉल्यूम का ही मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इज एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहां पे डायरेक्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा था यूनिफॉर्म आता था। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आता था, शायद आपको भी याद होगा। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर में ई बिल्कुल कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है तो डायरेक्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे, और वॉल्यूम कितना है? हर्ष कुमार फॉर्मूला लगाइए। प्रियांश सिग्मा की जगह रो बोलो, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको इस फॉर्मूले में रख दो, विच इज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और जिस वॉल्यूम में एनर्जी निकालनी है, क्या उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यही था? आप बोलेंगे हाँ जी ये तो मुझे याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म आता था। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी निकालना एक्चुअली बहुत आसान हो गया।
ठीक है, अब देखो दो केसेस ऐसे कर रहे हैं जिसमें हम एनर्जी निकालेंगे लेकिन स्पेस में निकालेंगे। ये पॉइंट चार्ज क्यू, और पॉइंट चार्ज क्यू से R1 डिस्टेंस पे एक और R2 रेडियस पे एक स्फेयर बना, स्फेरिकल सरफेस ले लिया, और इनके बीच के वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, सवाल ये है। क्वेश्चन क्या है, समझ गए होंगे। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन stored in a spherical region of inner radius R1 and outer radius R2। बोर्ड कट नहीं रहा, वो तो मतलब मैंने ही वैसे बनाया, वो उसके ऊपर बोर्ड है भी नहीं, यहां तक ही बोर्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिस्टेंस के साथ बदल रहा है, तो फिर हम इसमें स्मॉल वॉल्यूम मल्टीप्लाई करेंगे, और स्मॉल स्फेरिकल वॉल्यूम हमेशा हमेशा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर ही होता है। जरा लगा देते, 1/2 एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। अभी कोई ज्यादा पूछे नहीं मुझसे कि सर ये कैसे पता चलता है। स्फीयर के केस में हम हमेशा आर रेडियस पे जाते हैं और डी आर थिकनेस का एक पतला शेल बना लेते हैं। अरे रिंगवा नहीं रे, सेलवा लेंगे, सेलवा, सेल। वी विल मेक अ शेल बिटवीन R1 एंड R2 रेडियस। ये जो R1 R2 रेडियस के बीच का स्फेरिकल जगह है, इसमें R रेडियस पे जाके एक पतला शेल, पतला शेल, पूरा स्फेरिकल, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लेंगे लेकिन पतला स्फेरिकल शेल लेंगे, उसका पतला सा वॉल्यूम हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। ये पढ़ चुके हैं हम। फिर के क्यू बाई आर स्क्वायर उसमें अंदर लिख दिया, के क्यू बाय, यहां 2 है, ऊपर एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, डी आर बाई आर स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन कर दिया R1 से R2 तक। 1/r स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन -1/r होगा, -1/r में 1/r2 -1/r1 करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक के से कैंसिल कर देते हैं, तो के क्यू स्क्वायर बाय 2 ब्रैकेट 1/r1 -1/r2। आप थोड़ा इमेजिन करेंगे तो आपको दिखने लगेगा क्या कि सर ये तो ये बात हो गई कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे चल रही है और वहां पे कोई वॉल्यूम मुझे दे दिया। चार्ज कौन बना रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, आई डोंट केयर। इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है किसी रूम में और वहां पे एक वॉल्यूम दे दिया, बोला इस वॉल्यूम में कितना एनर्जी है, तो फिर हम देख लेंगे कि यहां पे एनर्जी डेंसिटी कैसी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट आ रही है
तो फिर हम डायरेक्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वेरिएबल आ रही है तो अप्रोप्रिएट स्मॉल वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे। क्या इसका कोई और एग्जाम्पल भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म का? एक और देख लो भाई, हमारे पास क्या कमी। एक लाइन चार्ज है इनफाइनाइट लैम्डा का, यह आपको याद होगा, ऐसे लैम्डा की स्ट्रेट लाइन बनाते थे। इसमें मैं एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम इमेजिन कर रहा हूं जिसका नहीं आ रहा, लेंथ L है, इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। तो क्या लिखा? फाइंड एनर्जी इन सिलिंड्रिकल वॉल्यूम around an infinite line charge, inner radius R1, outer radius R2, length L। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है 2k लैम्डा बाय R। एक बच्चे ने पूछा सर ये आखिरी स्टेप कैसे आया? भाई ये सब गंदी बातें नहीं करो, में फिर वही गाना मुझे याद आ गया, गंदी बात, गंदी 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 बात। देखो dr बाई आर स्क्वायर लिखा है, ये r का पावर -2 हो गया। अब इंटीग्रेशन मत पूछो, r का पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 करेंगे तो -1/r आ जाएगा। इंटीग्रेशन -1/r आएगा, इसलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने के बजाय मैंने लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर दिया, क्योंकि इंटीग्रेशन से माइनस आया और माइनस लिमिट को पलट देगा। ठीक है, ये आप मैनेज करो खुद। इसमें लिखा है फाइंड एनर्जी इन सिलिंड्रिकल वॉल्यूम अराउंड एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, लेंथ L। मतलब हमको किस इसी वॉल्यूम में एनर्जी निकालनी है जो दो सिलेंडर के बीच में वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। दो सिलेंडर के बीच में वॉल्यूम क्रिएट हुआ, इसमें एनर्जी निकालनी। आपने बोला तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल दिख रहा है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको एक पतला सिलेंडर बनाना पड़ेगा। अगर हम R रेडियस पे जाके एक पतला सिलेंडर बनाएंगे तो पतले सिलेंडर का थिकनेस dr हो जाएगा, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, dr। तो आप देखेंगे कि ये अगर कोई मैंने R रेडियस का और dr थिकनेस का पतला सिलेंडर बनाया, केवल ऐसा पतला सा सिलेंडर है, तो इसका थिकनेस dr है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2πr dr यानी रिंग जैसा दिखेगा, और लेंथ इसका L है, तो इसका लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। कैसे? एरिया इंटू लेंथ। थोड़ा इमेजिन करो, पतला सिलेंडर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2πr dr है, रिंग जैसा। ऊपर से देखोगे पतले सिलेंडर को रिंग जैसा दिखेगा, और रिंग जैसा जो क्रॉस सेक्शन है उसको लेंथ L से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम का डिफरेंस लिख सकते हैं, लेकिन जब डिफरेंशियल एलिमेंट में होता है तो हम ऐसे डायरेक्ट 2πr dr थिकनेस का रिंग हो गया और रिंग को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम आ गया। अब हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों इंटीग्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ई की जगह लिखेंगे 2k लैम्डा बाय r और इसका भी होल स्क्वायर कर दिया, यहां लिखा 2πr dr इंटू लेंथ L। ये इंटीग्रेशन कर दिया R1 से R2। U का वैल्यू इंटीग्रेशन के बाद आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट 2k 4k स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, नीचे है R स्क्वायर और ऊपर है 2π
डी आर बाई आर, इंटीग्रेशन R1 से R2, R1 से R2 इंटीग्रेट करेंगे तो ln में आंसर आ जाएगा, बाकी सब बाहर कांस्टेंट है। ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को कैंसिल करेंगे तो ये 2k हो जाएगा। तब 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हटा के यहां नीचे 2k लिख दिया, 2k से 4k काट दिया तो 2k रह गया, 2 से 2 काट दिया, आया k लैम्डा स्क्वायर ln R2 बाय R1। एक बार क्रॉस चेक कर लो भाई, क्रॉस चेक कर लो। हाफ एप्सिलॉन नॉट फोर के स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इंटू 2 पाई। एक बार क्रॉस चेक कर लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के बोलत है तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को 2k बोलेंगे, और ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/2k यहां लिख देंगे, 1/2k। तो ऊपर 4k स्क्वायर है, नीचे 2k इंटू 2 यानी 4k हो जाएगा, काटेंगे तो k बचेगा। लैम्डा स्क्वायर ही रहेगा, ln R2 बाई R1। हाँ, लेंथ L भी आएगा, ठीक बात, लेंथ L भी है, L यहां कहीं चिपका देते हैं, ये L वाला टर्म भी आएगा। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसमें क्या क्या सीख लिया? हमने सीख लिया कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा चार्ज बना रहा है इसकी भी जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड बस पता हो तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम करके या डीवी के साथ इंटीग्रेट करके हम किसी भी रीजन में क्या एनर्जी स्टोर्ड है वो बता सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट देख। तो सेल्फ एनर्जी पहले मैं लिख देता हूं क्या कहते हैं। सेल्फ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सिस्टम। अब क्योंकि हम चार्ज यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर रहे हैं तो या एनर्जी रिक्वायर्ड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू arrange the charges in a given system by bringing the charges from infinity। आपको थोड़ा ऐसे ही इमेजिन करना है, ग्रेविटेशन में भी ये एनर्जी सेल्फ एनर्जी के नाम से ही पहचानते हैं, लेकिन वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम चार्ज सिस्टम को बनाएंगे, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट बनाएंगे। अब आप समझना, ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी के साइन में डिफरेंस आएगा। वहां पे अगर एनर्जी का साइन नेगेटिव है ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस एनर्जी का साइन हमेशा पॉजिटिव है। सोच के देखो, अगर मैं किसी सिस्टम में चार्ज डाल रहा हूं तो चार्ज के छोटे छोटे डीक्यू पीसेस कर दो। अब एक पीस को जब तुम लेके आओगे
तो दूसरा पीस जब सेकेंडरी पीस लाओगे तो फर्स्ट वाला रिपेल करेगा, यानी हर पीस पहले पहुंचने वाला नेक्स्ट पीस के साथ रिपल्शन फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक जैसा चार्ज, जैसे एक कंडक्टर को हम चार्ज कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज में जितने भी पॉजिटिव चार्ज लाओगे वो सब आपस में रिपेल करेंगे, तो जबरदस्ती लाना पड़ेगा। तो तुम फोर्स जबरदस्ती मतलब अंदर फोर्स लगा रहे हो और अंदर ही डिस्प्लेस हो रहा है, तो तुम्हें पॉजिटिव वर्क करना पड़ रहा है, तुम्हारी मेहनत लग जाएगी, तुम कहोगे अरे मैंने वर्क दिया, मैंने एनर्जी दी, सिस्टम में स्टोर हो गई, सिस्टम की एनर्जी पॉजिटिव इंक्रीज हो गई। लेकिन ग्रेविटेशन में तुम चार्ज मास को इंफिनिटी से लेकर अरेंज करने के लिए लाओगे, तो जो मास ऑलरेडी पहुंच चुका है वो तुम्हारे मास को अट्रैक्ट करेगा। तो तुम जो मास को लेके आ रहे हो उसको स्लोली लाने के लिए तुमको अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा। अब तुम्हें अपोजिट में फोर्स, जैसे एक चार्ज, एक मास को, डीएम मास को मैं यहां से इस स्फीयर की तरफ लेके आ रहा हूं, तो ये तो खुद ही अट्रैक्ट कर रहा है, हमको लाने की जरूरत है, हम छोड़ देंगे अपने आप ही आ जाएगा, लेकिन हमें स्लोली लाके इसको अरेंज करना है, तो यहां पे चिपकाना है। इसका मतलब है स्लोली लाएंगे तो फोर्स बाहर लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट अंदर करना पड़ेगा। तो फोर्स बाहर और डिस्प्लेसमेंट अंदर है, तो वर्क डन मेरा नेगेटिव है, यानी कि मैं सिस्टम से एनर्जी खा रहा हूं, तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी, तो जहां से एनर्जी स्टार्ट की वहां से डिक्रीज, ये आंसर नेगेटिव आएगा। दोनों के साइन में डिफरेंस है, थोड़ा समझ लेना। दो तीन एग्जाम्पल करते हैं और उसको अभी आइडिया भी लग जाएगा आपको क्या हो रहा है। सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ध्यान से देख, एक कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज देने में कितनी एनर्जी हमें लगेगी और वो एनर्जी स्टोर कहां होगी। ठीक है, एक स्फीयर की एनर्जी है ये, एक स्फीयर को चार्ज देके लैग हो गया, फ्रीज हो गया, देख हो गई भाई, ला 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 लग रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम आई है हमारी तरफ से, नहीं भाई मैं तो क्लियर हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या लिखा कि सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ रहे हैं। अब आप इसको ऐसे इमेजिन करना, एक कंडक्टिंग स्फीयर मेरे पास था, उसको चार्ज देने में मुझे कितनी मेहनत लगेगी, तो वो मेहनत उस सिस्टम की एनर्जी बन के स्टोर हो गई। तो ये एनर्जी एक स्फीयर का कंस्ट्रक्शन करने की एनर्जी है, या चार्ज इस स्फीयर पे चिपकाने की एनर्जी है। तो तुम बोलोगे क्या सर इसमें क्या मेहनत है, चार्ज लेके आया, स्फीयर पे रख दिया, स्फीयर में अपने आप फैलता है, हमें थोड़ी ना मेहनत करनी पड़ती, वो तो अपने आप ही फैल जाता है, कंडक्टिंग स्फीयर है। अरे फैल तो अपने आप जाता है, लेकिन इंफिनिटी से अपने आप आएगा नहीं, तुम इंफिनिटी से इसमें डीक्यू 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 चार्ज डालोगे, तो पहला डीक्यू फैलेगा तो तुम्हारे दूसरे डीक्यू को अपोज करेगा, दूसरा डीक्यू फैलेगा तो तुम्हारे तीसरे डीक्यू को अपोज करेगा। तो पहले दो अपोज करेंगे, बाद में तीन अपोज करेंगे, बाद में चार अपोज करेंगे, यानी रिपल्शन बढ़ता जाएगा। रिपल्शन बढ़ता जाएगा तो एनर्जी भी, मतलब मेहनत भी बढ़ती जाएगी। तो यहां पे ग्रेजुअल हर स्टेप में हमने क्या करा, लेट ऐसे कर देते हैं, अज्यूम चार्ज ऑन द स्फीयर is Q at any dq is brought from infinity। अभी स्फीयर पे चार्ज Q आ चुका है और हम dq और ला रहे हैं, dq और ला रहे हैं, Q आ चुका है, तो इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल है वो कितना है और इंफिनिटी पे कितना है, बस वो देखना है। तो हमने बोला एनर्जी स्टोर्ड इज चार्ज इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। डीक्यू चार्ज पहले इंफिनिटी पे था तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डीक्यू इंटू इंफिनिटी था। अब जब उसको वी पोटेंशियल के सरफेस पे रख देंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डीक्यू इंटू वी हो जाएगा। तो डीक्यू इंटू वी। अब किसी एक स्फीयर पे चार्ज Q हो और रेडियस R उसका हो तो उसके सरफेस का पोटेंशियल KQ बाय R होता है। हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक, 0 से Q तक।
क्योंकि फाइनल चार्ज मुझे Q बनाना है। तो dQ करके चार्ज Q का वैल्यू बढ़ा के 0 से Q कर दिया। ये K और R बाहर ले लेते, Q dQ का इंटीग्रेशन dQ² 2, तो K Q² 2R। पोटेंशियल एनर्जी इज K Q²। अभी तक ऐसी एनर्जी की कभी बात नहीं की थी हमने। हाँ, इसको इंफिनिटी पे पोटेंशियल को 0 लिख दिया। जो पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली है वो किसकी पोटेंशियल एनर्जी? सर आप तो कहते थे पोटेंशियल एनर्जी के लिए 2 चार्ज चाहिए, अब 2 नहीं चाहिए, अब केवल एक, मतलब अकेला ये स्फीयर है, इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? KQ² 2R। KQ² 2R। तो अगर मेरे पास कोई चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है तो वो स्फीयर फ्री में नहीं बना होगा, उसको चार्ज देने में इतनी एनर्जी हमें खर्च करनी पड़ेगी। तो सर ये तो हर सिस्टम के लिए अलग अलग हो जाएगा, पॉइंट चार्ज के लिए कितना होगा? आप खुद ही सोच के देखो, पॉइंट चार्ज के लिए ये सेल्फ एनर्जी का कॉन्सेप्ट डिफाइंड नहीं है। थोड़ा लॉजिक बनाओ। अगर एक स्फीयर को एक चार्ज dQ लाके सरफेस पे रखेंगे, dQ फैल गया, दूसरा dQ लाके इंफिनिटी से जब सरफेस पे रखेंगे तो पहला वाला जो फैल गया है सरफेस पे वो दूसरे वाले को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। सर dQ तो छोटा चार्ज क्यों करेगा? अरे छोटा या बड़ा फोर्स तो लगता ही है, रिपल्शन होगा। हम जबरदस्ती लाके इसको चिपका देंगे, दोनों dQ, अब एक बार कंडक्टर सरफेस पे फैल गए तो चिपक गए, अब 2 dQ चिपक गए तो अब तीसरा वाला dQ लाएंगे तो 2 dQ उसको रिपेल करेंगे, तीसरा वाला और मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उसको भी जबरदस्ती चिपका दिया। फिर चौथा dQ पकड़ के लाए और उसको लाके ऐसे चिपका दिया। तो आप कह रहे यार सर हर बार तो मेहनत बढ़ती जा रही, बदल रही है। तो जैसे जैसे चार्ज Q बदल रहा है वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो पहला चार्ज 0 पोटेंशियल यानी इंफिनिटी से किसी V1 पोटेंशियल पे डाल रहे, दूसरा और V2 पे डाल रहे, तीसरा और V3 पे डाल रहे। मतलब पहला बोल रहे कि फर्स्ट फ्लोर पे ईंट को रख दो ग्राउंड फ्लोर से, और फिर बोल रहे ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे रख दो, फिर थर्ड फ्लोर पे रख दो। अब जैसे जैसे, समझ गए क्या? थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर मैं कहूं आपके घर में एक ग्राउंड पे ऐसे, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे तुम जहां हो वहां पे ऐसे पत्थर तुम्हें अरेंज करने हैं, मतलब तुम्हारे घर के बाहर ब्रिक्स हैं जिनका तुम्हें टावर बनाना है, तो क्या हर ब्रिक को रखने में सेम मेहनत लगेगी? हर ब्रिक को ऐसे रखने में सेम मेहनत लगेगी क्या? सेम मेहनत तो नहीं लगेगी। कहेंगे जो नीचे वाला है वो आसानी से, जो पहला आया वो आसानी से, दूसरा वाला थोड़ा ज्यादा हाइट पे रखना पड़ रहा है, तीसरा वाला, और क्योंकि जो आता जा रहा है उसकी वजह से पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, फिर और हायर पोटेंशियल पे, फिर और हायर पोटेंशियल पे, फिर और हायर पोटेंशियल पे। तो जैसे जैसे चार्ज आता जा रहा है सिस्टम का पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, तो तुम्हें अब और हायर पोटेंशियल पे चार्ज को और हायर पोटेंशियल पे और ऐसे उछल के रखना पड़ रहा है। तो तुम्हारी तो एनर्जी, तुम्हारी मेहनत बढ़ती जा रही है ना भाई। तो एक स्फीयर जैसे जैसे चार्ज होगा उसको फर्दर चार्ज करना डिफिकल्ट होता जाएगा, तो तुमको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो टोटल क्यू चार्ज डालने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? तो देखो जो चार्ज डीक्यू ला रहे हो उसी डीक्यू की वजह से पोटेंशियल बदलता जा रहा है। तो ये डीक्यू का ही डिफरेंशियल, मतलब ये क्यू का ही डिफरेंशियल फॉर्म डीक्यू है। क्यू ये हो गया पोटेंशियल जहां पे चार्ज ला रहे हैं, डीक्यू चार्ज हो गया। ऐसे डीक्यू से क्यू का वैल्यू बदल के 0 से कैपिटल क्यू चेंज कर देंगे। आ गया। तो थोड़ा आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। अब आप में से कुछ ये भी कह सकते हैं सर ये बताइए ये एनर्जी स्टोर्ड कहां है? सेल्फ एनर्जी इज अ पोटेंशियल एनर्जी, बस वो केवल अकेले सिस्टम की एनर्जी है।
potential energy of single object, it is also stored in electric field of the system. चलिए कोशिश करते हैं. ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज क्यू है. इमेजिन करना और ज्यादा फॉर्मूलेबाजी नहीं करना, केवल सुनना ध्यान से और इमेजिन करना. यहां पे एक ऐसा स्फीयर, मैंने कंडक्टिंग स्फीयर लिया है जिसका चार्ज क्यू सरफेस पे फैल गया है. इसके सरफेस पे चार्ज क्यू है, कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पे चार्ज क्यू है. आसिफ खान कह रहे, बहुत देर से कह रहे सर कलर चेंज कर दो. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक चेंजिंग द कलर विल चेंज द एक्सप्लेनेशन. कलर चेंज कर दीजिए सर. तो ऐसा लग रहा है कि कलर चेंज करने से ही समझ में आएगा. मतलब 50 मैसेज आ गए. ये लिखा है कि सरफेस पे चार्ज क्यू फैला दिया. अब मैंने कहा इसकी सेल्फ एनर्जी क्या है. आपने बोला देखो सिस्टम को बनाने की, कोई भी स्फीयर को चार्ज क्यू देने की एनर्जी होती है के क्यू स्क्वायर बाय 2r. मैंने कहा ये एनर्जी स्टोर कहां है. आपने बोला अभी तो आपने बताया था एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. तो क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है उसको कैलकुलेट करके देखे तो सेम आंसर आएगा. तो थोड़ा इमेजिन करना, अगर चार्ज क्यू सर इसके कंडक्टर पे है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0. और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर. ये जिसको नहीं याद है वो पानी ले लो चुल्लू भर. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और बाहर के क्यू बाय आर स्क्वायर. एक अंदर फील्ड 0, बाहर के क्यू बाय आर स्क्वायर. अब मुझे बताओ कि अगर मैं बोलूं एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर कितनी है. इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर कितनी है, लोग बिना सोचे बिना कैलकुलेट किए आंसर 0 बता देंगे. एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर क्या है, 0. ये सॉलिड स्फीयर है मेटल का बना हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, 0 रहती है. और बाहर पॉइंट चार्ज की तरह होती है. अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, 0. बाहर एनर्जी स्टोर्ड निकालते तो एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड के लिए हमने लिखा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के क्यू बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर. और इसको लिखा हमने स्मॉल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके 4 पाई आर स्क्वायर दिया. 4 पाई आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर दिया कैपिटल आर से इंफिनिटी तक. अभी जब पॉइंट चार्ज के लिए यही इंटीग्रेशन हमने किया था, पॉइंट चार्ज के लिए यही इंटीग्रेशन किया था, तो मैंने आपको आंसर लिखा था एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड इज हाफ एप्सिलॉन नॉट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई डी आर बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ आर से इंफिनिटी तक. तो आया था के क्यू स्क्वायर बाय 2 1 बाय आर माइनस 1 बाय इंफिनिटी. 1 बाय इंफिनिटी को 0 लिख दिया. तो आंसर स्टोर्ड आउटसाइड का आया के क्यू स्क्वायर बाय 2r. अब चार्ज का वैल्यू अगर कैपिटल क्यू है, तो कैपिटल क्यू लिख देते हैं सभी में. अभी क्या नहीं चाहिए. भावना चौधरी कह रही हैं
कि सर कंडक्टर के अंदर तो पोटेंशियल जीरो नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होता है? अब बताइए, इसका कोई जवाब दे सकता है? ये सब बातें हम, ये सारी दुनिया छोड़ाए हम, ये सब लाइफ जी चुके हैं हम। पुनर्जन्म हो गया मेरा, पुनर्जन्म। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो पोटेंशियल कैसे होता है? पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस और प्रेजेंस के हिसाब से नहीं डिपेंड करता। इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली चेंजेस द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ये होता है कहानी। तो आप थोड़ा रिवाइज करो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अंदर एनर्जी स्टोर्ड भी नहीं है। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बाहर एनर्जी स्टोर्ड है। लेकिन बाहर कितना एनर्जी स्टोर्ड है? के क्यू स्क्वायर बाय 2r। सर यही तो हमने सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला बताया, तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि सेल्फ एनर्जी कोई जादुई एनर्जी नहीं है। आप ये नहीं कहना कि सर दो तरह की एनर्जी होती है एक स्फीयर को चार्ज करने पे, एक वो एनर्जी जो इसकी सेल्फ एनर्जी है और दूसरी वो एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर है। अरे लल्ला, दोनों सेम ही है। जो सेल्फ एनर्जी है वही इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर है। समझ गए क्या आप? फाइनल बात, फाइनल बात समझ गए? जो सेल्फ एनर्जी है वही इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर है। जो टोटल एनर्जी है वही इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर है। सर इसमें टोटल क्या है? इसमें तो सेल्फ ही है। हाँ, क्योंकि अकेला है ना। चलिए एक सवाल करते हैं तो आपको दिमाग में पिक्चर बनेगी। ध्यान से देखना। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां तक है? आर से इंफिनिटी तक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक है? आर से इंफिनिटी तक। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां तक है? आर से इंफिनिटी तक। आर से इंफिनिटी, इंफिनिटी, इंफिनिटी। तो एनर्जी स्टोर्ड कहां होगी? आर से इंफिनिटी तक। कितनी एनर्जी स्टोर हुई? के क्यू स्क्वायर बाय 2r, के क्यू स्क्वायर बाय 2r। अभी तो सेल्फ एनर्जी बोल रहे थे इसको। हाँ, जो सेल्फ एनर्जी है वही एनर्जी इलेक्ट्रिक, जो सिस्टम की एनर्जी है वो एनर्जी सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड दिखेगी। ठीक, अकेला है तो सेल्फ एनर्जी बोलना, अगर दो तीन है तो सेल्फ प्लस म्यूचुअल बोलना। ध्यान से देखना, कहानी खत्म कर रहे हैं। पढ़ लो जरा सवाल, पढ़ लो भाई। A system consists of two thin concentric metal shells of radius r1 and r2 with corresponding charges q1 and q2। कॉन्सेंट्रिक है, कॉन्सेंट्रिक शेल्स। एक का रेडियस है r1, दूसरे का रेडियस है r2। r1 वाले के सरफेस पे चार्ज है q1 और r2 वाले सरफेस पे चार्ज है q2। आपको चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन की चिंता नहीं करनी है। दोनों शेल्स हैं, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन की चिंता नहीं करनी। चलो कर सकते हो, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पहले चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अगर अंदर वाले शेल के सरफेस पे Q1 डाला तो Q1 उसके आउटर सरफेस पे फैल गया, तो बाहर वाले स्फीयर के इनर सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा? कोई बता सकता है? व्हाट इज द चार्ज ऑन आउटर सरफेस ऑफ, इनर सरफेस ऑफ आउटर शेल? एक सरफेस मान लो ए है, दूसरा सरफेस बी है, तीसरा सरफेस सी। ए पर चार्ज है Q1, बी सरफेस का चार्ज है -Q, सी सरफेस का चार्ज है 1 + Q।
बहुत स्लो मोशन में चल रहा है। के क्यू स्क्वायर के नीचे क्या लिखा? 2r। पिछले वाले में एक बच्चे पूछ रहे हैं कि के क्यू स्क्वायर के नीचे क्या लिखा है? के क्यू स्क्वायर बाय 2r। आर मतलब रेडियस। के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 है, फिर वहां यहां 1/r माइनस 1/इंफिनिटी है, 1/इंफिनिटी को 0 बोल दिया, आर बाहर ले गए, के क्यू स्क्वायर बाय 2r। सवाल सुनना, फाइंड द सेल्फ एनर्जी W1 W2 ऑफ ईच शेल। आप थोड़ी देर इमेजिन करो कि केवल एक शेल होता R1 रेडियस का और उसको Q1 चार्ज देते, बस एक शेल होता तो उसकी सेल्फ एनर्जी W1 कितनी होती? तो W1 हो जाती के Q1 स्क्वायर बाय 2R1। कोई समझा क्या? यस, R1 R2 है, बड़ा है। पहले स्फीयर की सेल्फ एनर्जी, कृष्ण पटेल कह रहे हैं मैंने आज ज्वाइन किया, अब क्या करूं? आज का क्लास तो खतरनाक है भाई, आज तो बहुत ही खतरनाक क्लास में सॉल्व ज्वाइन कर लियो। मंडे से आप आराम से पढ़िएगा, नया चैप्टर, नई चीजें स्टार्ट हो। अच्छा, देख लेते। पीछे वाले स्लाइड में कह रहे हैं कुछ गड़बड़ है। हाँ देखो, अगर इस होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो यह आ जाएगा के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, आर का पावर 4, आर स्क्वायर से आर का पावर 4 काटेंगे तो नीचे आर स्क्वायर बचेगा, लेकिन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/k होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह के से एक के काट दिया, तो ऊपर के फोटो में दिख रहा है के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, जबकि नीचे में दिख रहा है एक के कम, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से एक के कट गया। के क्यू स्क्वायर बाय 2, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r होता है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट लिख दिया, 1/r आ गया। और कोई समस्या? इस सब में नहीं झंझट पालो यार, सर यहां पे 2 क्यों लिखा, वहां पे 3, थोड़ा बहुत अगर ऐसा लग रहा है गलत है तो तुम सही कर लो, हम कैलकुलेशन समझने थोड़ी ना आए हैं दुनिया में। क्या समझने आए? कॉन्सेप्ट। W1 इज एक का एनर्जी, W2 इज के Q2 स्क्वायर बाय 2R2। कुछ बच्चे कह सकते हैं यहां तो 3 शेल हैं सर, कुछ बच्चे ये कह सकते हैं सर यहां 3 शेल है, 3। देखो, एक है छोटा वाला और बड़े वाले के 2 सरफेस हैं, एक इनर सरफेस एक आउटर सरफेस, लेकिन आपको यह सोचना है क्या इनर सरफेस और आउटर सरफेस का रेडियस अलग अलग है? अगर रेडियस अलग है तो सचमुच 3 शेल बन जाएंगे, लेकिन अगर रेडियस सेम है तो 2 ही शेल लेके चलने हैं। यानी कि बड़े वाले में क्यू बी और क्यू सी मिला के कितना चार्ज है, वो सारा रेडियस R2 पे है। मैंने अपनी बात बिल्कुल क्लियरली बोल दी, फिर से सुनो। अंदर वाला स्फीयर का रेडियस R1 है, बाहर वाले शेल का रेडियस R2 है, लेकिन बाहर वाले पे 2 सरफेस एक्टिव है, एक उसका इनर सरफेस एक उसका आउटर सरफेस। अपने आप से सवाल पूछो, क्या ये दोनों का रेडियस सेम है या अलग अलग? अगर दोनों का रेडियस अलग अलग होता, मोटा मोटा शेल होता, अंदर रेडियस अलग होता बाहर अलग होता, तो फिर अलग अलग दोनों को अलग अलग शेल की तरह इमेजिन करते। लेकिन यहां पे दोनों का रेडियस R2 है, तो दोनों को फिर अलग अलग मत लिखो, इनका कलेक्टिव चार्ज लिख दो। जैसे B का चार्ज है -Q1, C का चार्ज है Q1 प्लस Q2, दोनों मिला के चार्ज हो गया Q2। तो जब दोनों का चार्ज मिला के Q2 हो गया, तो बड़े वाले शेल का टोटल चार्ज Q2 है, के Q2 स्क्वायर बाय 2R2। ये हो गई छोटे शेल की सेल्फ एनर्जी, ये हो गई बड़े वाले शेल की सेल्फ एनर्जी। अब लिख रहे हैं म्यूचुअल एनर्जी W12, इसको बोल रहे म्यूचुअल।
और आप इसको इमेजिन भी करना, सवाल क्या है, सवाल यह है कि पहले एक शेल की एनर्जी, सेल्फ एनर्जी बताओ। मतलब एक शेल कहीं रखा था, तुमने उस पर चार्ज Q1 दिया तो तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी, या इस सिस्टम की कितनी एनर्जी हो गई। आपने सवाल का आंसर बोलना KQ1²/2R1। अकेला एक स्फीयर R2 रेडियस का कहीं पड़ा हुआ था, तुमने उसको Q2 चार्ज दे दिया, तो R2 वाले को Q2 चार्ज देने के लिए तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी, वो उस सिस्टम की एनर्जी हो गई, उस स्फीयर की एनर्जी। अब आपके पास एक स्फीयर है जिसकी एनर्जी है KQ²/2R1, दूसरा स्फीयर है जिसकी एनर्जी है KQ2²/2R2। अब दोनों को एक दूसरे के पास लाओ और छोटे वाले को बड़े वाले के अंदर बैठा दो। तो जब एक दूसरे के सामने लाके छोटे वाले को बड़े वाले के अंदर बैठाएंगे, तो क्या दोनों के बीच में इंटरैक्शन नहीं होगा? जब दोनों के बीच में इंटरैक्शन होगा तो क्या दोनों के बीच की एक इंटरैक्टिव एनर्जी नहीं बनेगी? सर हाँ, सुना है मैंने, अगर दो चार्ज एक दूसरे के पास या दूर जाते तो KQ1Q2/R वाला फॉर्मूला लगने लगता, वहां पे दो चार्ज के बीच की एनर्जी। अब तुषार कह रहे हैं सर ये 2B में चार्ज -Q1 क्यों? यार पुरानी बातें ही पूछ रहे हो तुम लोग। अगर इसके अंदर चार्ज प्लस है तो इनर सरफेस पे इंड्यूस्ड चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट। आप अगर अच्छे से नोट्स रिवाइज करें, गारंटी बोल रहा हूं, मेंस का तो एक भी सवाल आपको ऐसा फील नहीं होगा कि सर ये सवाल तो कहीं बाहर से आ गया। एक भी सवाल, गारंटी बोल रहा हूं, पढ़ाना छोड़ दूं। अगर आप पढ़े हुए सारे नोट्स को 10 बार, 20 बार, 50 बार पढ़े, और मैं जितने क्वेश्चंस आपको क्लास में करा रहा हूं केवल वही सवाल ही करके चले जाएं, तो भी झंडे गाड़ दोगे। जितना सेल्फ एनर्जी का सवाल दुनिया में घूम रहा है सारे ले आया हूं मैं, सब करा देता हूं। अभी जल्दी करते, बताओ। ये हो गया म्यूचुअल सेल्फ, ये हो गया सेल्फ। अब म्यूचुअल लिख रहे हैं, म्यूचुअल में कैसे करें? आपको बोल रहा है कि दो स्फीयर को एक दूसरे के सामने लाने में कितनी मेहनत लगेगी। भाई ये Q1 वाला है, Q2 वाला है, दोनों को एक को छोटे वाले को बड़े वाले के अंदर बैठाने में कितना। तो जब भी दो चार्ज को एक दूसरे के सामने लाते हो तो एक का पोटेंशियल दूसरे के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, चार्ज लिखा Q1 और पोटेंशियल लिखा KQ2/R2। कोई समझा? ये जो अंदर वाला शेल है इसका चार्ज है Q1 और अंदर वाली जगह पर बड़े वाले का पोटेंशियल है KQ2/R2 है। अंदर तो सर ये R1 रेडियस पे है, तो फिर बाहर वाले के वजह से अंदर पोटेंशियल KQ2/R2 क्यों लिखा? क्योंकि जब भी स्फीयर के अंदर जाते हो तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। सुनो ध्यान से, मान लो ये Q2 स्फीयर का R2 रेडियस का स्फीयर है, तो इसके अंदर हर जगह पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल होगा KQ2/R2। और इस स्फीयर के अंदर मैंने एक चार्ज Q1 रख दिया, तो ये चार्ज Q1 मान लीजिए पहले इंफिनिटी पे था और यहां इंफिनिटी से लाके जब अंदर रखा तो कहीं भी अंदर रख दिया, ये किसी भी शेप का चार्ज होता, अंदर कहीं भी रखा है तो भी इसका पोटेंशियल KQ2/R2 इंटू Q1 एनर्जी हो जाता। सोचो, इस स्फीयर, मान लीजिए दोनों स्फीयर इंफिनिटी पे, तो दो स्फीयर इंफिनिटी पे हैं तो इनकी सेल्फ एनर्जी है, इसकी सेल्फ एनर्जी है, लेकिन इनकी म्यूचुअल एनर्जी नहीं, इंफिनिटी पे। लेकिन दोनों को ऐसे पास लाते जाओगे तो इनकी आपस में इंटरैक्शन एनर्जी भी बनती जाएगी। तो टोटल एनर्जी क्या हो गई? एक की सेल्फ, दूसरे की सेल्फ और आपस की म्यूचुअल, तीनों को ऐड कर। बड़े स्फीयर के, किसी भी स्फीयर के अंदर पोटेंशियल का फॉर्मूला उसी के रेडियस है। आपको याद, पोटेंशियल में ही कराया था मैंने कि अगर अंदर चाहिए तो KQ/रेडियस, बाहर चाहिए तो KQ/डिस्टेंस, या जो रेडियस बड़ा दिखे उसी से डिवाइड कर, जो रेडियस बड़ा दिखे उससे रिवाइज कर। कल टेस्ट है, सिलेबस क्या है? बहुत ही जल्दी पूछा। कल टेस्ट है, सिलेबस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक सारा है जो क्लास में हुआ, ग्रेविटेशन नहीं है। ठीक है, एक और अप्रोच देखिए, जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों, तुम लोग टाइम ज्यादा लगा रहे हो।
ये मान लीजिए रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है, यहां पे चार्ज Q1 है, यहां पे चार्ज Q2 है, ये Q1 है, ये Q2 है, तो यहां पे सवाल बदल रहा हूं, जो इंटेलिजेंट है वो कर पाएगा, बाकी सब हवा देखेंगे। देखो ध्यान से, अभी पूछा फाइंड एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द शेल्स। चलो दूसरा लैंग्वेज बेटर करते हैं। इन द स्फेरिकल रीजन between the shells, also find energy outside of larger shell। दो रीजन बना रहा हूं, ये रीजन नंबर 1 है और ये जगह रीजन नंबर 2 है। कहां से कहां तक? R2 से इंफिनिटी तक। और एक रीजन है R1 से R2 के बीच में, और एक रीजन है ये R2 से इंफिनिटी वाला। जो इमेजिन कर पा रहा ठीक, नहीं इमेजिन कर पा रहा तो इसको आप छोड़ सकते हैं। मैं अब आपको तो एक तरीका पता चल गया एनर्जी लिखने का, सेल्फ एनर्जी म्यूचुअल एनर्जी ऐड करो, टोटल एनर्जी आ जाती है। लेकिन अभी मैं केवल क्या बात कर रहा हूं, इन दोनों के बीच की जगह। तो बताओ इन दोनों के बीच में किसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम? तो दो सरफेस के बीच में जो एनक्लोज्ड चार्ज होता है, केवल उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। तो एनक्लोज्ड चार्ज अगर Q1 है तो केवल Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो अभी अभी हमने Q1 वाले के हिसाब से चार्ज का एनर्जी निकाला था, एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन टू शेल्स। पहला जवाब बिटवीन टू शेल्स। याद करो R1 और R2 रेडियस के बीच में एनर्जी निकालनी है, तो आंसर आया था 1/R1 माइनस 1/R2। ये शायद किसी को याद है तो ठीक, नहीं याद है तो अभी अभी हमने देखा था, पॉइंट चार्ज के लिए भी देखा था और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए भी देखा था। दो रेडियस के बीच में किसी एक चार्ज Q1 की वजह से एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा KQ² R1 माइनस। थोड़ा इमेजिन भी करो, मान लीजिए एक स्फीयर है जिसका रेडियस R1 है, तो उस पे चार्ज अगर Q1 डाल दिया तो उसकी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे स्टोर करेगा? आप बोलेंगे एनर्जी स्टोर्ड होगी R1 से इंफिनिटी। अगर ये Q1 का चार्ज का स्फीयर है, अगर यही Q1 चार्ज का स्फीयर R1 R2 रेडियस का होता, फिर से सुनो, एक R1 रेडियस का स्फीयर लिया तो उसकी एनर्जी आ गई KQ1² अगर यही स्फीयर R2 रेडियस का होता तो उसकी सेल्फ एनर्जी होती KQ1² तो R1 वाली एनर्जी स्टोर होती R1 से इंफिनिटी और R2 वाली एनर्जी स्टोर होती R2 से इंफिनिटी। R1 से इंफिनिटी और R2 वाले स्फीयर की एनर्जी स्टोर होती R2 से इंफिनिटी। लेकिन मुझे केवल एनर्जी चाहिए R1 R2 के बीच में, तो आप कहेंगे R1 से इंफिनिटी वाली एनर्जी में से R2 से इंफिनिटी वाला एनर्जी माइनस कर दो तो इसके बीच का एनर्जी आ जाएगा। वही हम करने वाले। समझ में आया क्या? इसको हमने अभी अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा था, इसको अभी अभी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा था कि एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम सेल्फ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। सेल्फ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात कर रहे हैं? अगर सेल्फ एनर्जी एक स्फीयर की देखें तो R से इंफिनिटी एनर्जी स्टोर करता है और दूसरे स्फीयर का R2 से इंफिनिटी करता है, तो दो के बीच में कितना हो गया? 1/R1 माइनस 1/R2। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बाहर कितनी एनर्जी है बाहर, तो ये U1 हो गया। अब U2 लिख रहे हैं, U2 लिख रहे हैं। U2 का आंसर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बाय 2R2। इस पे थोड़ा ध्यान दो और बताओ ये कैसे आया होगा। बहुत बढ़िया दीक्षा, Q1 प्लस Q2 स्क्वायर बाय 2R2, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
अब Q2 नहीं बोलना, क्यों? क्योंकि अगर बाहर जाके देखोगे तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड Q1 प्लस Q2 दिखेगा, तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 की नहीं दिखेगी। नेट चार्ज इनक्लोज Q1 प्लस Q2 है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड Q1 प्लस Q2 का है, तो यहां से बाहर के लिए Q1 प्लस Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो टोटल एनर्जी Q1 प्लस Q2 की R2 से इंफिनिटी के बीच में हो जाएगी K Q1 प्लस Q2 स्क्वायर बाय 2R। तो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, किसी रीजन में अगर एनर्जी चाहिए, केवल बोल रहा है इसके बीच की एनर्जी बताओ, तो आपको किसी पर्टिकुलर रीजन में एनर्जी चाहिए, तो आप वहां पे कौन इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा उसका चार्ज रख के और इस तरह के फॉर्मूले में डाल दो। अब फटाफट एक दो सवाल और करते हैं। A shell of radius r having charge q1 uniformly distributed over it, a point charge q is placed at the center of the shell. Find work done required to increase the radius of shell from r1 to r2। याद रखिएगा, having a charge uniformly distributed और a point charge q भी रखा हो, तो ऐसा है, ये है पॉइंट चार्ज q और यहां पे है रेडियस r1। पॉइंट चार्ज q और ये है रेडियस r1। इसको मैंने पॉइंट चार्ज q ही रहने दिया, लेकिन रेडियस बढ़ा के r2 कर दिया, इसका चार्ज q1। आप ये याद रखिएगा, सेल्फ एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज टेंड्स टू, हमेशा इनफाइनाइट होती है, लेकिन वो कभी, बट इट नेवर चेंजेस, क्योंकि पॉइंट चार्ज का अपना कोई शेप चेंज नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते छोटा पॉइंट चार्ज ले लिया फिर बड़ा ले लिया, पॉइंट चार्ज हमेशा पॉइंट चार्ज ही है। अब अगर इसकी टोटल एनर्जी मैं लिखूं, तो सेल्फ एनर्जी ऑफ पॉइंट चार्ज, सेल्फ एनर्जी ऑफ शेल और प्लस म्यूचुअल एनर्जी ऑफ दीज टू चार्जेस, सेल्फ एनर्जी म्यूचुअल एनर्जी, इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी। ऐसे यहां पे लिखूं तो सेल्फ एनर्जी प्लस म्यूचुअल एनर्जी, इसकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। मतलब तीन एनर्जी यहां, तीन एनर्जी यहां, लेकिन पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी में कोई चेंज कभी होगा ही नहीं। इसलिए जब सब्ट्रैक्ट करोगे, हालांकि सेल्फ एनर्जी और पॉइंट चार्ज इनफाइनाइट होती है, हमें मालूम नहीं है कितनी होती है, लेकिन उसका डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो इसलिए पॉइंट चार्ज की सेल्फ एनर्जी कभी भी हम अपने कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। तो यहां पे जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, मैंने लिखा इनिशियल एनर्जी सिस्टम की थी के Q1 स्क्वायर बाय 2R1 प्लस के Q1 बाय R1। आप चेक करो, सेल्फ एनर्जी पॉइंट चार्ज की हमने नहीं लिखी, स्फीयर की सेल्फ एनर्जी है के क्यू स्क्वायर बाय 2R, के Q1 स्क्वायर बाय 2R1, और पॉइंट चार्ज और शेल के बीच में एनर्जी है, जो बड़ा रेडियस है उससे डिवाइड कर दो। अब इसमें तो एक ही रेडियस है, उससे डिवाइड कर दो। अगर फाइनल एनर्जी लिखेंगे तो के Q1 स्क्वायर बाय 2R2 माइनस प्लस के Q1 बाय R2, मतलब जहां जहां R1 था वहां R2 हो गया, फाइनल एनर्जी आ गया, इनिशियल आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू फाइनल माइनस, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, हमेशा यही यूज होता है। अच्छा, इसको R1 कर देते, शेल ऑफ रेडियस R1 हैविंग चार्ज Q1 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली बता रहा हूं, सेल्फ एनर्जी, इसमें आंसर है 3/5 के स्क्वायर बाय R। एनर्जी आउटसाइड है पुराने वाले की तरह, के क्यू स्क्वायर बाय 2R। एनर्जी इनसाइड है 3/5 माइनस 1/2 के स्क्वायर बाय R।
इसको वैसे तो मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा था लेकिन अब टाइम नहीं है हमारे पास, इसको डायरेक्टली कर देते हैं। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है बेसन का लड्डू, बेसन का लड्डू। देखो, अगर किसी नॉन कंडक्टर पे चार्ज क्यू फैला दें यूनिफॉर्मली, तो उसके बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता है जो पॉइंट चार्ज जैसा होता है, जो कंडक्टर का होता है। लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, अंदर भी होता है के क्यू आर बाय आर क्यूब। तो अंदर भी एनर्जी स्टोर होगी और बाहर भी एनर्जी स्टोर होगी। बाहर की एनर्जी तो सेम एज कंडक्टिंग वाली हो जाएगी। नॉन कंडक्टर और कंडक्टर सबका सेम एनर्जी है। क्यों? क्योंकि बाहर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबके लिए सेम है, लेकिन अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है। तो टोटल एनर्जी निकालते हैं तो आंसर आता 3/5। तो मैंने उल्टा सॉल्व कर दिया, बाहर के लिए कंडक्टर जैसा रिजल्ट है और टोटल 3/5 है, तो 3/5 माइनस 1/2 करेंगे। चलो जी, अब इसके 2-4 मैंने वो बनाए हैं। आज के डीपीपी में भी सारे सवाल सेल्फ एनर्जी के हैं। उस डीपीपी का सोल्यूशन आप लोग देखना ढंग से, तो आपको जो एक दो कोई डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डीपीपी का सोल्यूशन आज जरूर देख लेना। इवन इफ आपसे क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएं तो भी सोल्यूशन देख लेना। मैं आपको कई सवालों को 2 मेथड से करके बताऊंगा। कोई सीधे सीधे सवाल हैं तो डायरेक्टली कर देंगे। बाय बाय।